डेट है आज 18 जनवरी 2021 और आज हम 17 और 18 जनवरी दोनों का करंट अफेयर एक साथ करेंगे, कल का और आज का। और करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर पे बेस्ड और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अभी इलाहाबाद कोर्ट का एक डिसीजन आया मैरिज एक्ट है एक, उसके रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मैरिज नॉट मैंडेटरी, तो ये न्यूज़ क्या है, किससे रिलेटेड है और देखेंगे इसे। सेकेंड है जी 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री टू कावड़िया रेलवे स्टेशन। ये कावड़िया रेलवे स्टेशन है जी गुजरात में। तो यहाँ पे 8 ट्रेन्स मतलब 8 ट्रेन कनेक्ट करेंगी इसे। तो ये पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है अभी इसे। तो इसे देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। धाराशिव केव्स, केव्स का मतलब होता है जी गुफा, ये न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट अभी यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जारी की है, इशू की है, पब्लिश की है, इसे देखेंगे। इंडिया ओमान से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड स्कीम टू प्रोड्यूस फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, ये इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। थ्रू वल्लुवर डे क्या है, इसे देखेंगे। गावी गंदेश्वर ये टेम्पल न्यूज़ में है, कर्नाटक में है ये टेम्पल, ये किस लिए न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। और लास्ट वन है जी हमारा नागी नकती बर्ड सेंचुरीज, ये कहाँ पे है, क्यों न्यूज़ में है और किस लिए फेमस है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक है जी हमारा पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मैरिज नॉट मैंडेटरी। अभी क्या है जी, इससे पहले आप इसका बैकग्राउंड समझो। इंडिया में मैरिज के लिए 3 एक्ट बने हुए हैं। अगर कोई शादी करता है तो 3 एक्ट के थ्रू करता है। पहला है जी आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट है एक इसमें, और एक है जी दूसरा आपका मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो मुस्लिम कोई मैरिज करता है, मान लो कोई शादी करता है, तो मुस्लिम की जो मैरिज है इस एक्ट के थ्रू होती है, मुस्लिम मैरिज का एक्ट है जो। लेकिन बाकी जो कम्युनिटी शादी करती है, मान लो हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन, बौद्ध, वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू उनकी मैरिज रजिस्टर होती है, शादी करते हैं। हमारे देश में कानून बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो कोई 2 रिलीजन मतलब 2 रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के पर्सन है, बॉयज़ एंड गर्ल, वो शादी करना चाहते हैं डिफरेंट रिलीजन के, मान लो एक हिंदू है, मुस्लिम है, या मुस्लिम है, सिख है, या 2 रिलीजन के कोई भी डिफरेंट है, तो उनकी शादी रजिस्टर होती है, उनकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में के थ्रू। ये बना था 1954 में, 1954 में। तो होता क्या है देखो, अगर क्या है कि कोई मान लो हिंदू शादी कर रहा है सिख से, तो होता क्या है कि अगर हिंदू शादी कर रहा है सिख से, तो उसे ना स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करानी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, मान लो ये हिंदू है जी, और आप ये मान लो ये मुस्लिम है जी, मुस्लिम गर्ल मान लो, ये हिंदू हिंदू बॉयज़ है, ये मुस्लिम गर्ल है, ये शादी कर रहे हैं, तो इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करनी पड़ेगी, इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। और इसमें इसके थ्रू शादी करने के लिए अगर डिफरेंट रिलीजन से हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको इन्फॉर्म करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, 1 महीने का नोटिस लगा देता है अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड पे, पब्लिक नोटिस लगा देता है कि अगर किसी को आपत्ति है, कोई मान लो कोई उसे अपोज करना चाहे मैरिज को, इसके रिलेटिव वगैरह, वो अपोज कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपत्ति जताई, किसी ने अपोज किया, तो क्या है वो मैरिज कैंसिल हो जाती है, कि मैरिज हो नहीं सकती आपकी, कि ये क्या है कि आपके रिलेटिव उसे अपोज कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लो कि ये हिंदू बॉयज़ एंड मुस्लिम गर्ल है, या तो हिंदू मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मुस्लिम गर्ल है जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक धर्म के हो जाएं, तो फिर क्या है, वो जो मुस्लिम, अगर मान लो हिंदू बॉयज़ है वो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है, तो दोनों मुस्लिम हो गए ना, फिर मुस्लिम एक्ट के थ्रू शादी होगी, तो फिर कोई पब्लिक नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है मजिस्ट्रेट को, फिर वो मुस्लिम एक्ट के थ्रू शादी हो जाएगी, मैरिज रजिस्टर हो जाएगी उनकी। और अगर मान लो मुस्लिम गर्ल है, वो हिंदू धर्म अडॉप्ट कर ले, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट है जो उसके थ्रू शादी हो जाएगी, फिर भी पब्लिक नोटिस है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जब जैसे कोई शादी करते हैं तो धर्म का कन्वर्जन इसलिए करवाते हैं ताकि पब्लिक नोटिस से बचा जा सके, क्योंकि इसमें तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करेंगे और हिंदू
और मुस्लिम कोई भी बॉयज़ या गर्ल है वो अपने अपने रिलीजन में ही रहेंगे तो स्पेशल मैरिज के एक्ट के थ्रू शादी होगी जो 1 महीने का नोटिस देगा। अब ये क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया जी। अब ये न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये पब्लिकेशन है, ये नोटिस का पब्लिकेशन है, ये क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, मतलब अनिवार्य नहीं है कि आप नोटिस लगाओगे इसका मैरिज का कि मैरिज कोई कर रहा है डिफरेंट रिलीजन से। मैटर क्या था, मामला था जी आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो नोटिस है, सच पब्लिकेशन है नोटिस का, ये क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी, इनका वॉयलेशन है, उल्लंघन करता है। कि हमारा फंडामेंटल राइट है ना कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये इस फंडामेंटल राइट है जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है। इसलिए जो ये पब्लिकेशन है ये मैंडेटरी नहीं है और ये मजिस्ट्रेट को नहीं लगाना होगा। अगर दोनों पार्टी बोले कि हमें पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं लगाना, पार्टी, दोनों पार्टी कौन सी, मतलब लड़का लड़की दोनों बोलें जो शादी कर रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं लगवाना, तो ये नोटिस नहीं लगाया जाएगा। और इसमें दूसरा क्या है, ये लिखा है कि सेक्शन 5 है जो इस एक्ट का, स्पेशल मैरिज एक्ट का, तो ये इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 5 के अंदर इस मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जो पार्टीज शादी करना चाहती हैं, लड़का लड़की, वो क्या है, रिक्वेस्ट करेंगी, राइटिंग में देंगी मैरिज ऑफिसर को, जो डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर होता है ना, जहाँ पे मैरिज रजिस्टर होती है आपकी, तो मैरिज ऑफिसर को राइटिंग में लिख के देंगी कि हमें कोई पब्लिश कराना है या नहीं कराना है। उनकी मर्जी है, जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, अब वो कहेंगे कि हमें नोटिस पब्लिश करवाना है या नहीं करवाना। अगर उन्होंने ना कहा तो नहीं कराएंगे, कहा तो करवाएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर अंडर सेक्शन 6 के अंदर फिर फॉलो करना पड़ेगा जो मैरिज ऑफिसर है उसको। लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टी ये रिक्वेस्ट भी नहीं करती है कि हमें पब्लिश कराना है, तो भी क्या है, मैरिज ऑफिसर है वो पब्लिश नहीं करेगा, शैल नॉट पब्लिश एनी सच नोटिस। समझे, ये सब कुछ है इसमें। तो ये न्यूज़ से इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट है जी हमारी, अभी क्या है कि 8 ट्रेन रेल फ्लैग्ड ऑफ किए हैं, मतलब स्टार्ट किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, जो क्या है, गुजरात में एक रेलवे स्टेशन है कावड़िया रेलवे स्टेशन, उसको कनेक्ट करेंगी। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो कावड़िया रेलवे स्टेशन है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में आपको पता है ना, नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा रिवर, उसके बैंक पे बना हुआ है, किनारे पे बना हुआ है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है उसी को बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये अभी 17 जनवरी 2021 को इनॉग्रेट किया है, फ्लैग ऑफ किया है। 8 ट्रेन जो कनेक्ट करेंगी, ये देखो जी यहाँ पे ये लिखा है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपका, नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। 8 ट्रेन कौन कौन सी दी गई हैं, ये ट्रेन के नाम याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करना है इसमें। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, कौन सी रिवर के बैंक पे, नर्मदा रिवर के बैंक पे। और दूसरा जो केवड़िया स्टेशन है, ये इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब ये ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन कौन देता है, ये एक इंस्टीट्यूट है जी, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट, वही देता है इसको। और क्या है इस, मतलब क्राइटेरिया क्या होते हैं, मतलब जो भी क्या है रेलवे स्टेशन पे बिल्डिंग वगैरह है, उन्होंने कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिल्डिंग वगैरह बनाने से, उसको कैसे रिड्यूस किया और पॉजिटिव इम्पैक्ट को कैसे क्रिएट किया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसका, मतलब कि मान लो वेस्ट डिस्पोजल के लिए क्या कार्य यहाँ पे बिल्डिंग में किए गए हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रख के बिल्डिंग बनाई है कि नहीं, मतलब कि बिल्डिंग ऐसी बनाई गई हो कि एनर्जी कम यूज हो, बिजली पावर कम यूज हो उस बिल्डिंग में। मान लो बिल्डिंग क्या है, एक बिल्डिंग बना दी आपकी, ये इसमें ना कोई विंडो है ना कुछ है, और बिल्डिंग इस तरह से बनाई है, जो समर सीज़न आता है, समर मतलब गर्मियों का सीज़न, उसमें बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और अगर विंटर आए सर्दियाँ आए तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो फिर क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होगी ना, एसी का, एयर कंडीशनर का बहुत ज़्यादा यूज होगा। लेकिन अगर इस हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है आपकी, समर में, गर्मी में
वो बिल्कुल ठंडी रहे, मतलब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहे, और विंटर में भी नॉर्मल रहे आपका, सर्दी में भी। तो इन्हीं ये क्राइटेरिया ध्यान में रख के बनाई जाती है ग्रीन बिल्डिंग, उसी को ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं, और उसी हिसाब से ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये याद रखना आपको, फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पे, इसके बारे में इतना ही था। नेक्स्ट है जी हमारी धाराशिव केव्स। केव्स का मतलब होता है जी गुफा। ये गुफा देखो जी, ये है आपकी गुफा, ऊपर आ भाई, ये जी आपकी धाराशिव केव्स। ये गुफा ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है जी, महाराष्ट्र में। न्यूज़ में क्यों थी, न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो महाराष्ट्र के सीएम है ना, उन्होंने क्या है कि ये ओस्मानाबाद एक सिटी है, शहर है, उसको बोला कि धाराशिव के नाम से बुलाया, समझे, उसको कहा कि ये धाराशिव है ओस्मानाबाद। ये 6th सेंचुरी केव है धाराशिव, मतलब 6th सेंचुरी में बनी थी ये धाराशिव केव, तो इसलिए न्यूज़ में धाराशिव केव, क्योंकि ओस्मानाबाद सिटी को धाराशिव के नाम से कहा कि ये धाराशिव ही है। और ओस्मानाबाद जो नाम रखा गया था सिटी का, वो हैदराबाद के लास्ट रूलर थे, जो मतलब राजा थे, किंग थे लास्ट, उसके नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान। इनके नाम पे ओस्मानाबाद नाम रखा गया था। और धाराशिव का नाम कहाँ से ड्राइव होता है, ये 6th सेंचुरी केव से ड्राइव होता है धाराशिव का नाम, जो 6th सेंचुरी में केव गुफा बनी हुई थी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। धाराशिव केव क्या है, 7 केव्स हैं यहाँ पे, 7 गुफाएं हैं, उनका मिक्सचर है, मतलब यहाँ पे ये बालाघाट माउंटेन पे मिलती है, महाराष्ट्र में बनी हुई है। मतलब बालाघाट माउंटेन कहाँ पे, पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी महाराष्ट्र में है, जहाँ पे धाराशिव केव्स है। इसमें क्या है, महाराष्ट्र ने इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, मतलब जिससे कि इसका प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ऐसा माना जाता है ये 5 से 6 सेंचुरी केव तो है ही, लेकिन 5th से 7th सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया था, केव की बात हो रही है, गुफा की। और एक्सपर्ट मानते हैं कि इस पे कन्फ्यूजन है कि मतलब एक्सपर्ट का कन्फ्यूजन है कि ये बुद्धिस्ट केव थी या जैन केव्स थी, मतलब जैन लोग रहते थे या बुद्धिस्ट रहते थे। लेकिन ओरिजिनली ऐसा मानते हैं लोग कि पहले ये बुद्धिस्ट केव हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे जैन लोग आके बस गए, तो जैन केव्स में कन्वर्ट हो गई, ऐसा इसके बारे में माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है कि इट इज़ बिलीव दैट दीज केव्स वर ओरिजिनली, मतलब शुरू में ये बुद्धिस्ट केव थी, बट लेटर बाद में सम केव्स वर कन्वर्टेड टू जैन केव्स, कुछ ही इसमें केव्स थी जो जैन केव्स में कन्वर्ट हो गई, जैन रहने लग गए। अब चलते हैं जी अपनी अगली न्यूज़ पे, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, अभी पब्लिश की है, किसने, यूनेप ने पब्लिश की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्या होती है रिपोर्ट, इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा 2050 तक, वो इसमें क्या है, कितनी कॉस्ट आएगी, अडेप्टेशन कॉस्ट। अडेप्टेशन क्या कॉस्ट क्या होती है, अडेप्टेशन कॉस्ट होती है जी आपकी, जैसे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन हटाने, इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जितने एफर्ट लिए जाते हैं, मान लो जितनी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिन उनमें जो कॉस्ट आती है, तो उसी को अडेप्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो उसी के बेस्ड पे ये रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूएन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, पहले अपनी न्यूज़ देखते हैं, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं कि अडेप्टेशन कॉस्ट वगैरह मैंने बता ही दिया। अडेप्टेशन कॉस्ट क्या है कि मान लो कोई भी कंट्री है, क्या मेजर्स ले रही है, मेजर्स का मतलब है जी आपका कितने स्टेप ले रही है कि पॉल्यूशन को, कार्बन एमिशन को, जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रही है। तो ये इसमें सारी जो कॉस्ट आती है, आपकी कीमत आती है, जितना पैसा खर्च होता है, इसी को अडेप्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या बोला है कि जो अडेप्टेशन कॉस्ट है आपकी, अडेप्टेशन कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीज हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अडेप्टेशन फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अडेप्टेशन फाइनेंस का मतलब है जी कि आपकी जो भी मान लो इन्वायरमेंट को, मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जितना भी पैसा आता है ना, किसी भी कंट्री के पास जितना पैसा वो खर्च करती है, जितना पैसा
वो डिक्लेयर कर देती है कि इतना पैसा एनवायरनमेंट के जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रोकने के लिए खर्च किया जाएगा। वो आपका एडेप्टेशन फाइनेंस है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है अडेप्टेशन फाइनेंस क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फंड टू डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम टू टाइड ओवर डैमेजेस कॉज बाई वेदर। मतलब कि जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसा आता है, मतलब डेवलप्ड कंट्री क्या है, फाइनेंस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पैसा देती हैं कि जितना भी इन्वायरमेंट में डैमेज हुआ है उसको रोका जा सके और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। समझे। अब ये डेवलप्ड कंट्री क्या होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं जी आपकी, जैसे आपकी अमेरिका हो गई, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, मतलब हिंदी में बोलते हैं विकसित देश। और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जी आपकी, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, विकासशील, इन्हें विकासशील देश बोलते हैं। ये कौन डिक्लेयर करता है कि ये डेवलप्ड है और डेवलपिंग है, ये कंट्री खुद ही डिक्लेयर करती हैं। मतलब कोई भी देश खुद ही डिक्लेयर करता है हम डेवलप्ड हो गए या डेवलपिंग है, अभी विकासशील हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं हम। और ये किसके बेस पे होता है, मतलब जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी हो, मतलब कि वहाँ पे पॉवर्टी कम हो जिस देश में, एजुकेशन पूरी मतलब लगभग 100% हो, और वहाँ पे क्या है कि जो पर कैपिटा इनकम है देश में बहुत अच्छी हो, लोग अमीर हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मॉडर्न हो, तो इनके बेस पे क्या है डिक्लेयर होता है कोई डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने आप को डिक्लेयर करता है। और क्लाइमेट चेंज के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज का मतलब है जी इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है ना, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जो, उसकी वजह से क्या है क्लाइमेट भी तो चेंज हो रहा है ना, पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपका, तो वो ये क्लाइमेट चेंज। इसमें इसको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये क्या है, ये अडेप्टेशन जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, डेवलपिंग कंट्रीज कितना फाइनेंस आता है, तो यही सभी अडेप्टेशन फाइनेंस है आपका। और अडेप्टेशन फाइनेंस गैप क्या है, ये अडेप्टेशन फाइनेंस गैप है। मान लो कि आपका, देखो जी आपके पास ये है फंड, एक पैसा, मतलब इसमें पैसा इकट्ठा करते हो आप, फंड है ये, इसमें कितना पैसा आया, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, ये डेवलपिंग कंट्रीज है आपकी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास कितना पैसा आया, मतलब डेवलप कंट्रीज़ों ने कितना पैसा दिया और खुद भी कंट्री ने कितना कलेक्ट किया पैसा फंड की, ताकि क्या है यहाँ पे समझो आप, डेवलपिंग कितना पैसा डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और कितना खुद कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके क्लाइमेट चेंज को। ये क्लाइमेट चेंज को मैं सीसी से लिखूंगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जितना पैसा आया, मान लो इसके पास 100 रुपीज़ आए, बहुत ही छोटी रकम है जी, पर करोड़ों लाखों करोड़ों में होती है, पर 100 मान लो आप। लेकिन अडेप्टेशन कॉस्ट कितनी आई है, ये तो पैसा आया है, अडेप्टेशन फाइनेंस है ये, मतलब पैसा आया ये अडेप्टेशन फाइनेंस है 100 रुपीज़ जो है। लेकिन अडेप्टेशन कॉस्ट जितनी आई है वो मान लो 102 आई है, मतलब 102 रुपये आई है, 102 रुपीज़। तो जितना गैप है इनके बीच में, 2 रुपये का गैप है ना, ये इसी कहते हैं अडेप्टेशन गैप, अडेप्टेशन गैप। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि पैसा तो मतलब क्या है, ज़्यादा खर्च हुआ है, अडेप्टेशन कॉस्ट इन्वायरमेंट में, इन जो क्या है कार्बन इमिशन को रोकने के लिए पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन पैसा कम आया इकट्ठा था उनके पास, उससे ज़्यादा हो गया है। एडेप्टेशन फाइनेंस कम है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आई है। अब देखो जी यहाँ पे अडेप्टेशन फाइनेंस गैप क्या है, डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन कॉस्ट एंड अडेप्टेशन फाइनेंस, कितना पैसा उनके पास आया और कितना पैसा खर्च हुआ है उसके बीच में डिफरेंस को ही बोलते हैं अडेप्टेशन फाइनेंस गैप। और आगे क्या है इसमें कि जो अडेप्टेशन कॉस्ट है आपकी वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअल में वो हायर है, लेकिन बर्डन, क्योंकि बर्डन उन पर बहुत ज़्यादा ना, क्यों, क्योंकि एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को उन्हें पैसा देना पड़ता है, और दूसरा ये एक ट्रीटी है जी, उसके थ्रू क्या है कि एक फ़ंड बनाया गया जिसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ को देती हैं पैसा। और एक आपका पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट कब, 2015 में, 2015 में फ्रांस में पेरिस
आपको पता होगा जगह वहाँ पे हुआ, इसलिए ये किसका, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसे 21 के नाम से, COP21, ये UNFCC की थी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। इसकी हर साल मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये पेरिस में हुई थी 2015 में। तो इसमें क्या है, डेवलप्ड कंट्री ने ये एक्सेप्ट किया, डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करेंगी ताकि वो कार्बन एमिशन को रोक सकें। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखो जी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1750 के लगभग, और अब तक क्या है, सबसे ज़्यादा जो इमिशन, कार्बन का इमिशन किया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तो इन्हीं में है, इनका प्रोडक्शन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो अब प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, बहुत दिनों तक तो वो गुलाम रही हैं कंट्री, मतलब क्या है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया है इंडिया पे, तो इसने तो बहुत लेट प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा कौन सी है, डेवलप्ड कंट्रीज़, इसलिए वो फिनांस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब समझ आया, ये यहाँ पे लिखा है देखो, जो अडेप्टेशन कॉस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा है, लेकिन बर्डन सबसे ज़्यादा क्या है, किस पे है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। क्यों, उनकी GDP के हिसाब से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि GDP इनकी कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके हिसाब से देखें तो बर्डन इन पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो GDP बहुत हाई है ना, तो उनके हिसाब से तो इन पर कम है बर्डन। लेकिन हाँ, पैसा जो कॉस्ट देते हैं, कॉस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ पे आती है आपकी। अब ग्लोबल चैलेंज क्या है इसके रिलेटेड, ग्लोबल चैलेंज ये जी, एक तो टेम्परेचर क्या है, लगभग इस सेंचुरी तक जो ये चल रही है 21st सेंचुरी, 2000 मतलब ये 2000 जब मान लो 99 आएगा और आपका 2100 आ जाएगा लगभग, मतलब 22nd सेंचुरी चल जाएगी, तो लगभग एटलीस्ट 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है। इतना टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ सकता है। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट किया था आपका, मैंने बताया अभी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से, वो एग्रीमेंट में ये किया गया निर्धारित कि जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहना चाहिए। हमें ऐसे स्टेप लेने हैं ताकि जो ये इमिशन होता है, कार्बन इमिशन, इसको घटाया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और 2 डिग्री सेल्सियस तो करना है, इवन अगर इससे भी ज़्यादा कंट्रोल करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखना है। अब इसमें और चैलेंज क्या है जी, एक आपका कोविड-19 आ गया, आपका पेंडेमिक, उसकी वजह से भी क्या है, एडेप्टेशन कॉस्ट में क्या है, उसके लिए ये भी चुनौती आ गई जी, कोविड-19, इसकी वजह से इस पे ध्यान, मतलब इसके लिए पैसा जो खर्च होता था उसमें भी कमी आएगी। दूसरा क्या है, दूसरा जी लास्ट ईयर क्या है कि पेंडेमिक की वजह से ही नहीं बल्कि बहुत नेचुरल क्लेमिटीज़ देखने को मिली, मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे फ्लड, ड्रॉट, मतलब बाढ़ या सूखा, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर, लोकस्ट प्लेग्स, ये वगैरह देखने को मिले, ये भी एक चैलेंज है। और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं क्लाइमेट चेंज को मतलब रोकने के लिए, ये ताकि ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े और इमिशन कम हो, कार्बन इमिशन कम हो। कार्बन इमिशन में बार बार कह रहा हूँ, कार्बन इमिशन का मतलब है जी, जब कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं, ये समझ लो आप, ग्रीन हाउस गैस जैसे आपकी CO2 हो गई, CO हो गई, या फिर आपकी CH4 हो गई, CO नहीं, CO2 हो गई आपकी, CH4 मीथेन हो गई। वाटर वेपर है ना, जो पानी है, मतलब मॉइस्चर फॉर्म में है इन्वायरमेंट में, उसको भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस। तो जैसे ये एग्जांपल हो गए CO2, CH4 और वाटर वेपर, ये क्या करती हैं, अगर ये इमिशन होता है ये इनका, तो ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती हैं, टेम्परेचर है जो इन्वायरमेंट का उसको एब्जॉर्व करती हैं। और टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती हैं तो जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है ये पूरी 15 किलोमीटर तक, तो इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में ये गैसेज हैं, जो ये गैसेज टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती हैं। जब एब्जॉर्व करेंगी तो क्या है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा ना, इसके बहुत इफेक्ट होते हैं, जैसे ग्लेशियर्स हैं जो
माउंटेन ऑफ आइस, बर्फ़ जो जमी हुई होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघलना शुरू कर देते हैं, मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि सारा ग्लेशियर क्या है, पिघल के मेल्ट होके ओशियंस में चला जाता है। और ओशियंस में चला जाएगा, आपको पता है वो खारा पानी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है। और उसको तो प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है ना, अभी भी प्योरीफाई नहीं किया जा सकता उसे, किया तो जा सकता है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है ना। तो और क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मान लो जो आइलैंड वगैरह हैं कोई, उनका डूबने का चांसेस होता है। और जो कोस्ट लाइन है, जैसे मान लो ये कोस्टल एरियाज़ भी डूब सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं। तो ये जब इसका पर्टिकुलरली टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड, तो वो मैं तब बताऊंगा इसके बारे में, बस इतना ही जान लो अभी। तो इसके क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया ने, भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो देखते हैं हम। एक तो अभी क्या है, भारत स्टेज 6 इंडिया ने लागू किया है 1 अप्रैल 2020 से। पहले ये डेट थी कि भारत स्टेज 6 है उसको 2024 तक अडॉप्ट किया जाएगा, लेकिन इंडिया ने 4 साल पहले ही इसको लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे पहले भारत स्टेज 6 हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट था, लेकिन 5 इसके बाद 5 आना था ना, BS5 भारत स्टेज 5, लेकिन उसे छोड़ के भारत स्टेज 6 लागू कर दिया। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है जी, भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड किस लिए, मतलब जो जैसे व्हीकल हैं आपके, कार होगी, गाड़ी होगी, कोई भी ट्रक हो गया आपका, तो इनमें से जो कार्बन इमिशन होता है ना, सल्फ़र का इमिशन होता है जैसे, तो ये क्या है स्टेज, अगर इस हिसाब से बनाई जाएंगी कार गाड़ी, मान लो कार इस हिसाब से बनाई जाएंगी कि वो भारत स्टेज 6 के नॉर्म को मानती हो, स्टैंडर्ड को मानती हो, तो क्या है ये, मतलब थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी की, मतलब डेवलप होंगी भारत स्टेज 6 से स्टैंडर्ड को, जो कार इस हिसाब से बनाई जाएंगी उनसे इमिशन कम होगा। जैसे आपका सल्फ़र का कंटेंट निकलता है, जो कारों से धुआं निकलता है आपका, उसमें सल्फ़र वगैरह होता है, सल्फ़र जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। तो सल्फ़र का जो कंटेंट है वो कम रिलीज़ होगा, समझे, लेस रिलीज़ होगा। भारत स्टेज 6 अगर नॉर्म वो अप्लाई करेंगी कार, मतलब जब मैन्युफैक्चर कोई कंपनी बनाएगी कार को इस नॉर्म को हिसाब से रखते हुए। अभी आपने देखा होगा जो नए व्हीकल आ रहे हैं ना, उस पर BS6 लिखा भी आता है कि BS6 से के द्वारा, मतलब इसने इन स्टैंडर्ड को एप्लीकेबल करके बनाई गई है ये व्हीकल जो भी है। तो ये आपका ये भारत स्टेज 6, तो ये अभी इम्प्लीमेंट किया है इंडिया ने। दूसरा, एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया था 2019 में। ये जी इस बार UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था ना आपका 2020 का, उसमें भी पूछ लिया था सिर्फ ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब इम्प्लीमेंट किया, कब लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। ये 2019 में लॉन्च किया था, जनवरी 2019 में। इसमें प्रोग्राम रखा गया कि जो 5 ईयर का प्रोग्राम रखा गया है इसमें 2024 तक, कि जो PM10 और PM2.5 है उनका रिडक्शन करना है कम से कम 20 से 30% तक। और बेस ईयर रखा गया 2017, मतलब 2017 में जितना भी PM10 और PM2.5 था उसके हिसाब से 2024 तक 20 से 30% तक की कमी लेके आनी है इसमें। और PM10 और PM2.5 है क्या, देखो जी, ये है जो आपके डी मान लो डस्ट होती है ना, धूल के कण, उनका ये साइज है 2.5, मतलब माइक्रोमीटर। यहाँ पे 10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर, और PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ये मान लो डस्ट के पार्टिकुलेट मैटर इसके PM की फुल फॉर्म है, मतलब डस्ट के पार्टिकल। मान लो आप डस्ट के पार्टिकल का जो साइज़ है, मान लो ये धूल का कण है, ये धूल के कण है, ये मान लो धूल के कण है, इनका साइज़ अगर 2.5 है तो PM2.5, अगर 10 है 10 माइक्रोमीटर MM, तो ये 10 है अगर उनका 10 माइक्रोमीटर, तो PM10 बोलते हैं उन्हें। और माइक्रोमीटर का मतलब ये समझ लो जी, जो ह्यूमन हेयर होता है ना, ह्यूमन हेयर मतलब इंसान का बाल होता है, सिर के बाल होते हैं, जैसे हेड पे हेयर होते हैं, उनका साइज़ कितना होता है, लगभग 70 से आपका 100 मान लो, 100 माइक्रोमीटर मान लो। सोचो बाल कितना पतला है, कितना थिन है बाल, ये ह्यूमन हेयर है आपका, ये कितना पतला होता है। और इसका साइज़ है लगभग 70 से लेकर 150 माइक्रोमीटर होता है किसी का मोटा पतला, तो इतना साइज़ है। और अब ये मान लो धूल का कण का साइज़ कितना है,
10 और 2.5, तो इससे कितना कम है। अब ह्यूमन हेयर ही देख लो कितना पतला होता है, तो ये तो इतना होता है आपको आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। PM10 और PM2.5 उसे सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसे ही रिड्यूस करने के लिए, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्या है, इनहेल आसानी से कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता आपके शरीर में, बॉडी में सांस लिया आपने और आपकी बॉडी में चला गया धूलकण, और जब चले जाते हैं तो इनसे बीमारी होती है ना, अस्थमा हो गया आपका, सांस की, और भी जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं, सांस लेने से प्रॉब्लम होती है, जो सांस की बीमारी होती है, ऐसी सारी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से। तो इन्हीं को देखो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, कौन सा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब और क्या किया है, एक जी उजाला स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। उजाला स्कीम में क्या है कि कम से कम 360 मिलियन LED बल्ब हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। LED बल्ब का मतलब है जी आपके घरों में जो बल्ब लगते हैं ना LED के, LED बल्ब वही है कि वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इनसे होगा क्या, जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी है वो कम खर्च होगी ना। पहले मान लो एक आपने देखा होगा पुराने ये बल्ब लगा करते थे, बल्ब होते हैं ना, वो 100 वाट का होता है, 100 वाट का, लगभग 100 वाट का क्या है, वो 100 वाट एनर्जी यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी। उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो ज़्यादा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन जो LED लाइट है वो लगभग 9 वाट, 10 वाट, 15 वाट की, ऐसे उससे ज़्यादा 100 वाट के बल्ब से कम 2 टाइम 3 टाइम एक तो उजाला करती हैं, रोशनी जो लाइट करती हैं रूम में, और दूसरा बिजली भी बहुत कम, मतलब बिजली भी बहुत कम यूज करती हैं। तो इससे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो बहुत रिड्यूस होगा, और एनर्जी एफिशिएंट होती हैं ये LED। तो इसकी वजह से जब एनर्जी कम यूज होगी तो क्या है, जब जैसे एनर्जी बिजली बनती कैसे, बहुत सारे प्रोसेस है उनमें, एक थर्मल प्रोसेस है उससे बनती है। इससे जब बिजली बनती है तो उससे भी तो क्या है, पोल्यूशन होता है, कार्बन इमिशन होता है ना। तो इससे अगर बिजली कम बनेगी, कम यूज़ होगी, तो कम बनानी पड़ेगी और कम कार्बन इमिशन होगा। तो एक तो ये स्टेप लिया है उजाला स्कीम, समझ में आया अब उजाला स्कीम क्यों लिया गया। दूसरा एक जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट ने चलाया था 2019 में। इसके थ्रू क्या है कि कुछ टारगेट रखे गए 2022 तक और 2030 तक, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर है हमारी उसको रिड्यूस करना है और सोलर एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। मतलब सूरज से जो ऊर्जा बनती है ये ग्रीन ऊर्जा होती है ना, ग्रीन एनर्जी, मतलब इससे कार्बन इमिशन नहीं होता। तो इसका जो शेयर है बढ़ाना है सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट स्टेप मतलब 2008 में लॉन्च किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है। ये तो मेंस में प्री हो किसी में भी आ सकता है, और मेंस में तो आप जो भी मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आप डाल सकते हो, इसको लिख सकते हो। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारे टारगेट रखे गए थे। तो ये टारगेट क्या क्या था, 8 टारगेट थे इसके, 8 मिशन थे इसके अंदर। जैसे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना आपका हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, बहुत सारे ऐसे 8 थे। तो वो कभी जब इससे पर्टिकुलर टॉपिक आएगा वो बताएंगे। अभी ये समझ लो कि मतलब कार्बन इमिशन को रोकने के लिए ये एक प्लान है जो गवर्नमेंट ने 2008 में चलाया था। अब जान लेते हैं अपना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। वो तो हमारा टॉपिक हुआ पूरा, क्योंकि इसने ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं इतना देर से, अडेप्टेशन रिपोर्ट जो रिलीज़ किया, पब्लिश की है, जो किसने की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो ये एक एजेंसी है UN की जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है। ये 5 जून 1972 को बनाई गई थी, और इसी 5 जून को आपको पता होगा इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। अब ये लिखा है किस लिए काम करती है, इकोसिस्टम को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। अब इसकी बहुत सारी रिपोर्ट और भी हैं। एक तो आपकी अडेप्टेशन रिपोर्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा वो जारी करती है, एक एमिशन गैप रिपोर्ट भी ये इशू करती है, पब्लिश करती है, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक एंड फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट टू हेल्थ प्लानट। ये इतनी सारी जो रिपोर्ट हैं इसकी, मतलब ये मेजर रिपोर्ट हैं जो ये पब्लिश करती है। इसने बहुत अभियान चलाए हुए, मेजर कैंपेन, जैसे बीट पॉल्यूशन के नाम से, UN 75 के नाम से, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी एक मंथ जैसे मैंने बताया अभी मनाया जाता है 5 जून को हर साल। वाइल्ड फॉर लाइफ ये कैंपेन चला हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर केन्या में, केन्या अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे
एक जगह है नैरोबी, मतलब केनिया की कैपिटल ही है नैरोबी। तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। चलते अपने अगले टॉपिक पे, इतना ही था। फिर अगला है जी इंडिया और ओमान के रिलेशन से रिलेटेड है। अब उसके बारे में न्यूज़ थी, तो इंडिया और ओमान के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया ओमान, पता है ना ओमान एक कंट्री है आपकी, एशियन कंट्री है। इनके बीच में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या करते हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह के लिए, या फिर एक्सरसाइज करके देखते हैं। दोनों देश की कंट्री की मिलिट्री उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक आर्मी की एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमान की, उसे बोलते हैं अल नझा नाम से। और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, उसे बोलते हैं ईस्टर्न ब्रिज के नाम से। एक दोनों की नवल एक्सरसाइज होती है, मतलब ओमान की नेवी और इंडिया की नेवी, इंडियन नेवी दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, उसे बोलते हैं नसीम अल बहर। और नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, ये पहले आप देखो ये कंट्री है कहाँ पे, ये देखो ये आपका ओमान। और एक सेकंड जी, मैं इसे साफ कर दूँ थोड़ा। ये देखो आपका ओमान, ये है ओमान, और छोटा पार्ट देखो ये भी ओमान का ही है यहाँ पे। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है ना, ये स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है, ये पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर दिए। और गल्फ़ ऑफ ओमान फिर ये अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का ही पार्ट है। तो ये आपका है ईरान, ये ईरान है, ये आपका है अफ़गानिस्तान, ईरान, ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान है आपका साइड में। और ये है आपका यहाँ पे इंडिया, कहीं आएगा आपका इंडिया, तो ये अपना हिंदुस्तान आ जाएगा। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन के पास है आपका ओमान। ये लोकेशन दिखाई है मैंने आपको। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट है जी हमारी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल से रिलेटेड, मॉडिफाइड स्कीम टू प्रोड्यूस फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। अभी न्यूज़ में इसलिए जी, पहले क्या है थोड़ा समझो इसके बारे में। न्यूज़ में इसलिए है कि इथेनॉल का मैंने पहले भी अपने करंट अफेयर में पढ़ाया था, इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है इंडिया का। ब्लेंडिंग का मतलब है जी मिक्स करना, ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है कि इथेनॉल को, जो गैसोलाइन है यानी कि पेट्रोल है, गैसोलाइन मतलब पेट्रोल ही समझ लो आप, पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्स करना है 20% तक। कब तक करना था, 20% तक करना था 2030 तक, 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्स करना था। इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल होता है जी आपका ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड ही होता है ये। मतलब सिंपली आप एल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल या एल्कोहल बोल सकते हैं, एल्कोहल ही होता है आपका। ये प्रोड्यूस होता है बायोमास से, मतलब कि आपके जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, या किसी फूड से भी हो सकता है आपका, मेज़ से, मक्का से, ज्वार बाजरा, इससे प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर आपके और क्रॉप हो गई, इनसे प्रोड्यूस हो सकता है ये। तो ये ग्रीन एनर्जी की तरह काम करता है, मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता इथेनॉल से। तो इसको मिक्स करने के टारगेट था इंडिया का 2030 तक 20% करना है। और टारगेट पहले था आपका 10% करना है 2022 तक, 2020 तक। और 15% करना 2026 तक, 2026 तक। और 20% टारगेट था 2030 तक मिक्स करना है पेट्रोल में, ताकि जब पेट्रोल यूज हो किसी भी व्हीकल में, कार में वगैरह में, तो उससे कार्बन इमिशन कम हो, कम पॉल्यूशन हो उससे। और इससे क्या होगा, हम 20% उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो इंपोर्ट का खर्चा हमारा कम होगा, क्योंकि हम पेट्रोलियम है वो इंपोर्ट करते हैं ना बाहर कंट्री से। जैसे आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, उनसे इंपोर्ट करते हैं। अगर हम 20% उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो हमें 20% कम क्या है मंगाना पड़ेगा, और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, और इससे कार्बन इमिशन भी कम होगा। तो इतने फ़ायदे होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जो 20% का टारगेट था 2030 तक, 2030 तक मिक्स करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है जो ये, उसमें क्या है इंडिया ने इसे एडवांस कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। कैसे कि 20% जो इथेनॉल है उसे 2025 तक, 2025 तक मिक्स करना है, ये टारगेट बढ़ा दिया है। इसलिए न्यूज़ में, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और देखो जी बायोफ्यूल पॉलिसी है ना, इस बार भी 2020 में भी प्री में भी आपका क्वेश्चन पूछा है। और ये बायोफ्यूल पॉलिसी है, बायोफ्यूल ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है अक्सर, हर 1 साल में 2 साल में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये फ्यूल क्या होते हैं, बायोफ्यूल, इन्हें देखते हैं। ये इथेनॉल का देखो जी, फर्स्ट जनरेशन ये है, बनता है जो शुगर बीट से, शुगर केन से, व्हीट कॉर्न, मतलब ये आपका चुकंदर बोलते हैं शुगर बीट को, शुगर केन गन्ना, व्हीट गेहूँ, कॉर्न मतलब पॉपकॉर्न जो आप खाते हो, मेज़ मक्का, जो इनसे बनता है फ्यूल, उसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। मतलब फूड से बन रहा है, ये किससे बन रहा है, फूड से, जो आप खा रहे हो। और सेकंड जनरेशन होता है, ये बनता है फॉडर से, फॉडर मतलब चारा, जो भैंस वगैरह खाती है ना, कैटल खाते हैं चारा, फॉडर। जैसे वुड हो गया, लकड़ी, स्ट्रॉ हो गया, ग्रास हो गई, घास, वेस्ट कोई बचा है, वेस्ट, वेस्ट मतलब बायो प्रोडक्ट बचा है ना आपका, वेस्ट, तो उनसे बनता है, ये सेकंड जनरेशन बोलते हैं। और थर्ड जनरेशन फ्यूल उसे बोलते हैं आपका बायोमास फ्यूल। किसे, जो माइक्रो एल्गी से बनता हो, एल्गी से, एल्गी आपको पता है ना, जैसे वाटर देखा होगा पानी में, ग्रीन ग्रीन सा एक हो जाता है, काई जिसे बोलते हैं, काई, वो ये जी एल्गी, एल्गी से जो बनता है उसे बोलते हैं क्या, थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन होता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है, ये प्रोसेस से बनता है फ्यूल, उसे बोलते हैं, मतलब गैसिफिकेशन से बनता हो, पायरोलिसिस से, सोलर टू फ्यूल इंजीनियर्ड एल्गी, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जब मान लो 2 प्लांट हैं, 2 प्लांट के जीन को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, या एक प्लांट में किसी और प्लांट का जीन इंसर्ट कर दिया जाए और प्लांट अलग ही वैरायटी का फिर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो इससे ये किससे किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो ऐसे प्रोसेस से अगर जो फ्यूल मतलब प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा, उसको बोलेंगे फोर्थ जनरेशन का। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन हो गया। अब अपनी न्यूज़ पे आते हैं जी। न्यूज़ मैंने पहले ही ऑलरेडी समझा दिए किस लिए न्यूज़ में था। अब और क्या क्या है इसमें, वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है डिपार्टमेंट। इसने क्या क्या है, इसने फर्स्ट जनरेशन फ्यूल को प्रोड्यूस करने को फाइनेंस दिया है, मतलब पैसे दिए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो टारगेट है ना ब्लेंडिंग करने का, इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का पेट्रोल में। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, मिक्स करना, मैंने बता ही दिया है, पेट्रोल में मिक्स करना। तो इसके लिए इस टारगेट को अचीव किया जा सके, इसलिए फाइनेंस दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है क्या, ये मैंने सारा डिटेल में आपको बताया है, ये वही लिखा है। और इसका टारगेट देखो 25 कर दिया, 2025, पहले 2030 था 20%। और क्या है इसमें, और इथेनॉल को कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो 2018 में क्या प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि इसे एक्सटेंड कर दिया है। पहले क्या है कि सिर्फ शुगर केन से बनाया जा सकता था, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि शुगर केन, जो शुगर केन का बायो प्रोडक्ट बचता है ना, अवशेष बचता है, जब मान लो गन्ना काट पीट के जो अवशेष बच गया, उसे बोलते हैं बायो प्रोडक्ट शुगर केन का। तो उससे पहले वो क्या है, कन्वर्ट किया जाता था, किसान उसे बेचते थे, जो भी एजेंसी मान लो बायोफ्यूल इथेनॉल बना रही है, और वो उससे प्रोड्यूस होता था इथेनॉल। लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया 2018 से। क्या है कि ये अब क्या है, जो सरप्लस फूड भी बचता है ना, जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, मान लो हर साल बहुत सारा वीट ख़राब हो जाता है, मान लो मेज, मक्का, ज्वार, ये बाजरा, फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट, इनसे भी अब ये बनाया जा सकेगा। 2018 से कर दिया है, ये फूड जो बच जाते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें से इथेनॉल बनाया जाएगा। ये देखो अर्लियर क्या है, ओनली शुगर केन प्रोडक्शन वाज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इन इथेनॉल। केवल शुगर केन का जो प्रोडक्ट बचता था, बायो प्रोडक्ट, उससे ही बनाया जाता था पहले। अब इसमें फाइनल असिस्टेंस दिए, वो ये आपका लिखा है। अब इसके एम क्या हैं, देखो जी, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल है, वो किससे बनाया जाएगा बता ही दिया मैंने, फूड से, राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, फूड प्रोडक्ट होंगे जो आपके मोलासिस है, मोलासिस क्या है, शुगर के बायो प्रोडक्ट, वही जो आपके जो गन्ना है, गन्ना की खेती करते हैं, शुगर केन होता है, उसे तो बेच देते हैं मार्केट में, मिल में, चीनी मिल में चला जाता है, और जो बायो प्रोडक्ट बचता है उसको कन्वर्ट किया जाता है डिस्टिलरीज में। डिस्टिलरीज क्या होती हैं, भट्टी को ही बोलते हैं डिस्टिलरीज। तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा इथेनॉल में। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मान लो जो बायो प्रोडक्ट बचा है आपका, जो एक्स्ट्रा फूड बचा है, इसका फ़ायदा ये है, फार्मर की इनकम इन्हेंस होगी, इंक्रीज होगी। इससे क्या है, जो
क्या है, फार्म इंडिया का जो प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, उसमें भी सहायता मिलेगी। फार्मर की इनकम डबल कैसे, मतलब इंक्रीज़ कैसे होगी, क्योंकि जी जब मान लो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है या एक्स्ट्रा बायो प्रोडक्ट है, उसको बेच सकेंगे ना, उससे पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी किसान को। दूसरा क्या है कि फार्मर है अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, मतलब जो अपनी खेत में को करते हैं, कृषि करते हैं, उसमें कोई फसल है जो उसको अलग अलग उगा सकेंगे, मेज़ वी कॉर्न में, क्योंकि अब उन्हें पता है कि इसके लिए भी हमें पैसा मिलेगा, अब अगर बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और क्या होगा इससे, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगी, क्योंकि जब ये डिस्टिलरीज बनेंगी, नई भट्टी वगैरह जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, रोज़गार भी मिलेगा ना लोगों को रूरल एरियाज़ में, मतलब ग्रामीण एरियाज़ में। और क्या है, इस इथेनॉल का प्रोडक्शन तो क्या है, वो प्रमोट तो होगा ही उसका, तो ये इसके फ़ायदे होंगे, यही लिखा है जिसमें। अब इससे रिलेटेड और भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, वो क्या क्या हैं ये देखते हैं। एक E20 फ्यूल इनिशिएटिव है इंडिया का। इसमें क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या है, उसने ये अडॉप्ट किया है E20 फ्यूल। E20 फ्यूल यही है आपका, मतलब कि 20% जो इथेनॉल है वो गैसोलाइन में, पेट्रोल में मिक्स करना, ब्लेंड करना। दूसरा एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये 2019 में लॉन्च की थी। इससे क्या है, जो सेकंड जनरेशन का इथेनॉल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसलिए। और दूसरा आपका मतलब सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, गवर्नमेंट ने जीएसटी को रिड्यूस किया है, घटा दिया जीएसटी, किस पे, इथेनॉल पे। कैसे, पहले 18% था, उसे 5% कर दिया जीएसटी को घटा के। एक इंडिया की पॉलिसी है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जिससे आपके प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2020 में ही। तो इसकी पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ्यूल को प्रोडक्शन करने के लिए प्रावधान है, प्रोविज़न है। तो ये इससे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन हम शुरू में स्टार्टिंग में जान चुके हैं क्या क्या है। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी हमारी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जाने से पहले कुछ और है जी, इसमें वे फॉरवर्ड में क्या है कि यही लिखा है इसमें कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बायोफ्यूल पॉलिसी का, ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को प्रमोट किया जा सके। दूसरा क्या है कि फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन फ्यूल जो हैं, ये आपके फोर्थ जनरेशन फ्यूल वही लिखा है कि थर्ड जनरेशन आपका एलगी से ड्राइव होता है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको सारा कुछ। और फोर्थ जनरेशन कहाँ से होता है, इंजीनियरिंग प्लांट से, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट से व बायोमास से। और जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट होते क्या हैं, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कैसे कैसे जीन को इंसर्ट वगैरह करते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है जी थिरुवल्लुवार डे। मतलब थिरुवल्लुवार एक आदमी है जी, इंसान है, थे मतलब है नहीं, उनके नाम पे ये डे दिवस मनाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये डे ऑब्जर्व किया था, अभी ये 15 जनवरी 2020 को, मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये तमिल पोइट थे, एक तमिल के कवि थे और फिलोसफर थे, विद्वान। तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट की गई इनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब थे कौन, ये आप देख लो यहाँ पे, ये हैं जी थिरुवल्लुवार, ये हैं आपके। अब ये क्या है, ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था थिरुवल्लुवार डे 1935 में, 1935 में। और जो यूजुअली ऑब्ज़र्व किया जाता है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में ऑब्ज़र्व किया जाता है या तो 15 जनवरी को या 16 जनवरी को। मतलब जब पोंगल का सेलिब्रेशन होता है ना, पोंगल वहाँ बोलते हैं जी आपके। जैसे मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति को हर जगह अलग नाम से मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल। और इसी दौरान एक स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है इनका तमिल में, उसे बोलते हैं जल्लीकट्टू। मैंने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा है जल्लीकट्टू, और अभी भी न्यूज़ में था, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने न्यूज़ में ये नहीं रखा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता। जल्लीकट्टू में होता क्या है, बैल होता है जी एक बुल को कंट्रोल करते हैं लोग, बुल भागता है उसे कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, लगाम लगाते हैं, यही जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स है, तमिलनाडु में होता है ये पोंगल के टाइम पे, पोंगल सेलिब्रेशन के। अब जो थिरुवल्लुवर हैं जी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इन्हें वल्लुवर भी बोलते हैं, ये तमिल पोइट संत हैं, कवि हैं जी एक तमिल के। और इन्हें एज ए कल्चरल और मॉरल आइकन की तरह माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सारी कास्ट और रिलीजियस लाइंस, मतलब सबको इक्वलिटी के लिए काम किया इन्होंने, और कास्ट और रिलीजियस से अलग थे ये।
दूसरा क्या है जी इनके बारे में, ये कुछ मतलब कुछ लोग इन पे कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि ये 3rd या 4th सेंचुरी के कवि हैं, कुछ मानते हैं 8th या 9th सेंचुरी के कवि हैं, कुछ कहते हैं कि ये हिंदू हैं, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं हिंदू थे, कुछ कहते हैं कि ये जैनिज़्म से, जैन धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन कुछ द्रविडियन के ग्रुप में वो कहते थे ये कास्ट सिस्टम रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते थे। और इनकी एक फेमस साहित्य है जी, लिटरेचर है थिरुवल्लुवर का, उनका नाम है, लिटरेचर का नाम तमिल लिटरेचर है, तमिल भाषा में लिखा हुआ है ये साहित्य, मतलब एक बुक है जी आप मान लो, जिसका नाम है थिरुक्कुराल। और इसमें 1330 कपलेट्स हैं, कपलेट्स बोलते हैं जी दोहे, जैसे कबीर के दोहे हैं, इस दोहे को बोलते हैं कपलेट्स, और इन्हें कुराल्स भी बोलते हैं, कुराल्स 1330 कुराल्स हैं इसमें। ये जो टेक्स्ट हैं इनकी 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, इनकी टीचिंग जो इन्होंने टीचिंग दी है इनकी जो, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो धर्म, अर्थ और काम। धर्म मतलब वर्च्यू, अर्थ मतलब वेल्थ धन, काम मतलब लव। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है जी, मतलब सोशल सिग्निफिकेंस थिरुवल्लुवर के बारे में मतलब क्या क्या इनके लिए क्या किया गया है। देखो जी, एक तो ये इनके स्टैचू बनाया गया है, कहाँ पे, बेंगलोर में बनाया गया है, बेंगलोर में एक जगह है उलसूर, 2009 में एक स्टैचू बना हुआ है इनका। दूसरा, इंडिया से बाहर भी इनका स्टैचू बना हुआ है, लंदन में वेलुवर का स्टैचू, कहाँ पे, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ इन रसेल स्क्वायर, लंदन में जगह है जी, वहाँ पे इनका स्टैचू बना हुआ है। और एक कन्याकुमारी में भी बना हुआ है जी इनका स्टैचू थिरुवल्लुवर का, 133 फुट का टॉल स्टैचू बना हुआ है। और एक थिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है इनके नाम से, जो वेलोर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु की वेलोर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, 2002 में बनी थी जी। और क्या इनके बारे में, एक टेंपल बना हुआ है जी, मंदिर 1976 में मंदिर बना हुआ है इनका वेल्लुवर कोट्टम के नाम से, ये चेन्नई में बना हुआ है ये मंदिर। दूसरा क्या है जी, एक एक टेंपल और जी चेन्नई में, क्या है, जो 16th सेंचुरी का टेंपल है, वो थिरुवल्लुवर के नाम से ही बना हुआ है। वो एक टेंपल है इकम्बरेश्वर टेंपल, इसके अंदर ही बना हुआ है इनके नाम से। ये कहाँ पे, चेन्नई में जगह है जी, एक चेन्नई में जगह है माइलापुर, वहाँ पे बना हुआ है इकम्बरेश्वर टेंपल। तो इनके बारे में यही न्यूज़ थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी गावी गंगाधरेश्वर टेंपल, ये कर्नाटक में है जी। गावी का मतलब होता है केव, गुफा, और गंगाधरेश्वर का मतलब है जी भगवान शिव, और टेंपल तो आप जानती हो मंदिर। अभी हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जी ओवर क्लाउड की वजह से, मतलब क्लाउड बादल आसमान में ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से क्या है, जो ये टेंपल है उसमें एक एक वो होता है सिस्टम, मान लो आप, एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं सूर्यमज्जन। ये सूर्यमज्जन क्या होता है, हर साल 10 मिनट के लिए इस पे सूरज पड़ता है एक पर्टिकुलर डे पे। मतलब इस मंदिर में शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग पे क्या है कि उस पे 10 मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वो चमकता है, शाइन होता है, ब्राइट होता है। तो ये प्रक्रिया हो नहीं पाई इस साल, क्यों, क्योंकि क्लाउड की वजह से, बादल हो रहे थे उस टाइम पे और सूरज आ नहीं पाया, तो इस वजह से न्यूज़ में था। और ये सूर्यमज्जन क्या है, यही प्रक्रिया मैंने जो बताई है, इसलिए न्यूज़ में था ये। अब ये दिखता कैसा है ये देख लो आप, ये टेम्पल है जी आपका, ये टेम्पल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके बारे में डिटेल बताई जाएगी। ये भगवान शिव का त्रिशूल, ये ध्वज स्तंभ है आपका, मतलब फ्लैग के लिए, और ये पत्थरों से बनाया गया जी ये मंदिर, स्टोन से। ये टेंपल कहाँ पे है, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में है ये टेंपल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। मैंने गावी का मतलब बता ही दिया आपको, केव गंधेश्वर शिव, मतलब गंगा को अडोन करते हैं लॉर्ड शिव। अडोन का मतलब है शोभा बढ़ाना, सुशोभित करना, सजाना, गंगा को अडोन करते हैं। ये किसने बनवाया था, ये टेंपल बनवाया था जी केम्पे गौड़ा प्रथम, मतलब केम्पे गौड़ा वन ने बनवाया था, ये किंग थे, उन्होंने बनवाया था इस टेंपल को। इसके थोड़ा फीचर जान लेते हैं। ये विजयनगर स्टाइल में बना हुआ है, जो टेंपल बना हुआ है ना, विजयनगर स्टाइल में बना हुआ है, और रॉक कट आर्किटेक्चर,
रॉकर आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से क्या है, जो सूर्य मज्जन प्रक्रिया होती है हरिहरसंस, ये किस पे होती है, संक्रांत पे होती है, जो आपकी संक्रांत आ रही है संक्रांति, इस डे पे हर साल होती है ये 10 मिनट सूर्य मज्जन प्रक्रिया, तो इसलिए फेमस है ये। और सूर्य मज्जन क्या है, जो वो मैंने बता ही दिया है, 10 मिनट के लिए लाइट पड़ती है इसके शिवलिंग पे। टू, अब ये इसमें क्या है, 2 मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक का मतलब जी, मोनो का मतलब सिंगल, लिथिक स्टोन मतलब एक ही पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर हैं इसमें। उनका नाम है सूर्यपण और चंद्रापण। ये सूर्यपण चंद्रापण इनको बोल रहा है जी, ये देखो यहाँ पे, ये सूर्यपण और चंद्रापण, ये जो बने हुए हैं पोल, इन्हीं को सूर्यपण चंद्रापण बोला गया। एक इस पे, हाँ जी ये और जान लो, देखो जी यहाँ पे 2 बुल बने हुए हैं, बुल बैठे हुए हैं। ये मैं थोड़ा इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये 2 बुल बने हुए हैं इस पे, बैल, ये आगे आएगा, मैंने अभी दिखा दिया आपको। और आगे क्या फीचर है इसके देखते हैं। ये जी 2 पोल दिखा दिए मैंने, सूर्यपण और चंद्रापण उनका नाम है। जो क्या है, उन पे एक डिस्क बनी हुई है, डिस्क बनी हुई है ना ऊपर, और ये पोल बने हुए, ये डिस्क है। और सपोर्टिंग पिलर पे बनी हुई है ये। और इस पे क्या है, 2 स्ट्रिंग बुल्स हैं जो ऑन द डिस्क फेस ईच अदर, अपने मतलब अपने 2 बुल बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साइड में, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके, चेहरा करके बैठे हुए हैं। दूसरा, लॉर्ड शिवा के बारे में थोड़ी डिटेल है इसमें, क्या क्या बने हुआ है उनके लिए। एक तो त्रिशूल बना हुआ है जी, आपको दिखाया था। दूसरा क्या है, डमरू बना हुआ है यहाँ पे। और जो डिस्क बनी हुई है उनके बीच, उनके साइड में एक बनी हुआ है जो ध्वज स्तंभ, जो ब्रास का बना हुआ है, ब्रास मेटल का बना हुआ है, जिसका नाम मतलब फ्लैग स्टफ बोलते हैं इंग्लिश में, ध्वज स्तंभ। ये जो मैंने दिखाया था इनके साइड में, मतलब ध्वज स्तंभ बनाया हुआ है ऐसा। और नंदी का स्टैचू बना हुआ है, नंदी से बोलते हैं जो भगवान शिव का बुल बैल होता है ना, उसको नंदी बोलते हैं, उसका बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। अब किसने बनवाया था ये, केम्पे गौड़ा 1 ने, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केम्पे गौड़ा क्या है, किंग थे, विजयनगर एम्पायर के किंग थे, ये राजा थे। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन्होंने क्या है, जो बेंगलुरु सिटी है उसका फाउंडेशन इन्होंने किया था। बेंगलुरु सिटी इन्होंने ही बनाई थी शहर 1537 में, 1537 में। जो क्या है कि ये कैम्पम्पा एक डेटी है जी, जिनके नाम पे इनका नाम पड़ा कैम्पेपम्पा, मतलब देव हैं, देवता, उनके नाम पे इनका नाम था केम्पेगौड़ा। और इन्होंने बहुत सारी लेक भी बनवाई हैं, लेक, सेवरल लेक्स, मतलब झील बनवाई हैं केम्पेगौड़ा जो किंग थे उन्होंने। और लेक को, झील को कैरे भी बोला जाता था, कैरेज। किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, और इरिगेशन, सिंचाई हो सके ताकि खेत में एग्रीकल्चर हो सके। उनमें से एक लेक का एग्जांपल भी दिया हुआ जी, धर्मम बुद्धि लेक, इन्होंने ही बनवाई थी धर्मम बुद्धि लेक। कर्नाटक में और भी इंपॉर्टेंट साइट हैं, वो क्या क्या हैं जो हमेशा क्या है उन पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक बेसवा कल्याण है, एक हम्पी है, हम्पी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को डिक्लेयर करती है जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब भी कोई साइट इंपॉर्टेंस होती है उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेयर करती है यूनेस्को। तो बहुत सारी साइट है हमारे कंट्री में ऐसी, एक हम्पी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कर्नाटक में एक बादामी प्लेस है, एक आई हॉल, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, साइट है, जगह है। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी हमारी नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी। ये नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे, ये बिहार में जी, बिहार की डिस्ट्रिक्ट है जमुई डिस्ट्रिक्ट, उसमें है ये। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कालराव फेस्टिवल फर्स्ट टाइम, ये बिहार का फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है जिसका नाम है कालराव, तो ये सेलिब्रेट किया गया, इस वजह से ही न्यूज़ में है। तो आपको नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी जानना है कि इसके बारे में याद रखना है कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो फेस्टिवल होता है ये कालराव, ये 3 दिन का इवेंट होता है, 3 डे इवेंट होता है, जिसमें क्या है बहुत सारे पूरी कंट्री से, देश से एक्सपर्ट आते हैं और बर्ड लवर आते हैं, जो बर्ड को मतलब पक्षियों को पसंद करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये सेंचुरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 2 सेंचुरी है जी, नागी डैम और नक्ती डैम नाम से। सेंचुरी होती क्या, सेंचुरी जी अभ्यारण्य बोलते हैं सेंचुरी को, सेंचुरी को अभ्यारण्य हिंदी में। ये मतलब फॉरेस्ट एरिया होता है, कुछ जंगल एरिया, उसे डिक्लेयर कर देते हैं सेंचुरी। और ये बर्ड सेंचुरी मतलब कि कोई पर्टिकुलर बर्ड के नाम से क्या
कि कोई बर्ड यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड, उसके नाम पे ये डिक्लेयर कर देते हैं सेंचुरी। तो यहाँ पे 2 सेंचुरी हैं जी, नक्ती डैम और आपकी नागी डैम, इन्हीं के नाम से ये सेंचुरी है, नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। ये सेंचुरी में बहुत सारे बर्ड क्या है, माइग्रेटरी बर्ड आते हैं इसमें, मतलब बहुत जगह से माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। कौन कहाँ से, विंटर में लगभग आते हैं, जैसे यूरेशिया से हो गया, सेंट्रल एशिया से हो गया, आर्कटिक सर्कल से, रसिया से, नॉर्दर्न चाइना, यहाँ से बर्ड, बहुत सारे बर्ड स्पीसीज आते हैं यहाँ पे। इसमें कौन कौन से बर्ड पाए जाते हैं, इसमें लगभग 136 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती हैं, 136 कैटेगरी के बर्ड पाए जाते हैं, जिनमें एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है बार हेडेड गीज। बार हेडेड गीज है जी, ये एक हंस की वैरायटी है, इसकी लगभग 1600 पाए जाते हैं, जो लगभग ग्लोबल पॉपुलेशन में जितनी है 3% तो इसी बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। और इस वजह से क्या है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे इम्पोर्टेंट एरिया डिक्लेयर कर रखा है। और दूसरा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ टाइप है, दोनों एनजीओ जी, इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। ये ग्लोबल बॉडी है, इन्होंने नक्ती डम बर्ड सेंचुरी को क्या है, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर रखा है। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी ये याद रखना कौन डिक्लेयर करता है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एनजीओ एक ये डिक्लेयर करती है। अब तो ये वेटलैंड क्या है ये देख लेते हैं, ये मतलब बारगीज कैसा दिखता है ये देखते हैं हम अपना, ये जी बार हेडेड गीज, इसका नाम है बार हेडेड गीज, ये पक्षी है जो बर्ड। अब वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर लाभकारी संस्था है, जो वेटलैंड है, जो आपकी आर्द्र भूमि होती हैं उनके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए काम करती है। ये वेटलैंड इंटरनेशनल 1937 में इसको बनाया गया था, 1937 में। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को 1922 में 1922 में बनाया गया था। ये भी क्या है, एनजीओ टाइप है, एनजीओ टाइप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर लाभकारी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, बर्ड के कंजर्वेशन के लिए, हैबिटेट के लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए काम करती है ये भी। अब इसमें और स्पीसीज भी मिलते हैं इस बर्ड सेंचुरी में, जैसे इंडियन कोर्सर हो गया, इंडियन सैंड ग्रूज हो गया, येलो वेटलेड लैपिंग हो गया, इंडियन रेविन हो गया, ये सारे स्पीसीज मिलते हैं। अब मेजर थ्रेट क्या, मतलब खतरा क्या है इस बायोडाइवर्सिटी को इस सेंचुरी में, एक तो आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया। एग्रीकल्चर रन ऑफ है जी, जब पानी लगाते हैं खेतों में, पानी बहा के और कहीं और पे चला जाता है ना, उसे रन ऑफ बोलते हैं। लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इरीगेशन एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपके 2 डिपार्टमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, उनके बीच में भूमि को लेकर विवाद होता रहता है, लैंड डिस्प्यूट। दूसरा, लीजिंग आउट ऑफ द साइट फॉर फिशिंग, मतलब जो बर्ड सेंचुरी की साइट है वो लीज पे दे देते हैं, मतलब लीज पे मतलब पट्टे पे देना एक तरह से, मतलब ठेके पे दे देते हैं, जैसे कोई और इस पर फिशिंग करेगा, मतलब मछली उत्पादन के लिए इसे लीज पे दे देते हैं। एक तो ये, इससे थ्रेट क्या है, बर्ड सेंचुरी को थ्रेट है, क्योंकि इससे थ्रेट कैसे है, मान लो लीज पे दे दी मछली उत्पादन के लिए, तो क्या है कि बर्ड होते हैं जो मछलियों को खा जाते हैं, मार देते हैं यहाँ पे आके। तो जो मछली का उत्पादन करने के लिए लीज पे लेगा, मान लो इस ज़मीन को, तालाब को, इस पर फिशिंग करेगा, मछली उगाएगा, तो वो तो पूरा प्रोटेक्शन करेगा ना जी, यहाँ पे जाल वगैरह लगा देगा, पक्षियों को भगाएगा, तो वो बर्ड क्या है उनके लिए खतरा हो जाता है कि उनको, एक तो उनका जो, जैसे मान लो पानी पीने के लिए आना है या किसी लिए खाने के लिए आना है कुछ भी, तो उनके लिए प्रॉपर सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, फैसिलिटी का अभाव हो जाता है। तो बर्ड चांसेस होते हैं वहाँ से क्या है, माइग्रेट कर जाएं, चले जाएं, या फिर मरी जाएं जब फैसिलिटी नहीं होंगी। तो बिहार में और बर्ड सेंचुरी भी है जी इंपॉर्टेंट, उनका नाम देख लो एक बार आप। एक है जी गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, ये गया में है, बिहार में। एक है जी कंवर झील बर्ड सेंचुरी, बेगूसराय में, बेगूसराय, ये BE है जी, बेगूसराय, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, गौतम बुद्ध और कंवर झील। और एक है जी आपका इम्पोर्टेंट है जी, ये कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ये दरभंगा में है। तो 3 बिहार में इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैं। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन पे, आज का लेक्चर इतना ही था, टॉपिक हमारे ख़त्म हुए, वो क्वेश्चन करेंगे। ये आगे जी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा, फर्स्ट है जी, इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेल कमेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट होगी जी, मतलब जैसे टैक्सी आपकी चलती है ना कार से, ऐसे ही जहाज़ की टैक्सी चलेगी, टैक्सी सर्विस, मतलब जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप टैक्सी बुक कर सकते हो, जहाज़ से जा सकते हो, जैसे टैक्सी को बुक करके जाते हो। तो ये फर्स्ट इंडिया की एयर टैक्सी सर्विस कहाँ पे चलाई जाएगी, ये न्यूज़ में था, मैंने करंट अफेयर में नहीं कराया, क्योंकि बस इतना ही जानना आपको कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे
उसके थ्रू बताया जाए, क्वेश्चन के थ्रू। तो ये कहाँ पे चलाई जाएगी जी, आप बताओ। अगर आपने पढ़ा तो चंडीगढ़ टू हिसार, मुंबई टू पुणे, दिल्ली टू प्रयागराज, शिमला टू मसूरी, ये चलाई जाएगी चंडीगढ़ से हिसार के लिए फर्स्ट एयर टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेशनल इनोवेशन पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कल पढ़ाया था जी आपको करंट अफेयर में, ये किसने डेवलप किया है बताना आपको। नेशनल इनोवेशन पोर्टल किसने बनाया है? नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने, CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, इसकी फुल फॉर्म है, या सी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसका आंसर है जी सी, कल बताया था मैंने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बनाया है। नेक्स्ट क्या है जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है किस मंत्री के अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये बताना आपको। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, या MSME के, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है। ये काम करती है जी कौन, किसकी स्कीम है ये? डी ऑप्शन है जी इसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी, धाराशिव केव्स रिसेंटली सीन इज न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। धाराशिव केव है जी, वो रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, वो कौन से स्टेट में लोकेट है ये बताना आपको। कौन से, आज ही कराया मैंने। ए है जी आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बताओ जी कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, ए है इसका आंसर, महाराष्ट्र में, आज ही तो पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये क्या होता है बाद में बताऊंगा, आपको क्वेश्चन बताना है इससे रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती ही रहती है UPSC और PCS हो, कोई एग्जाम हो आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन ए गवर्नमेंट अलाउज समवन एल्स टू प्रोड्यूस ए पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। मतलब ये कह रहा है जी, कंपल्सरी लाइसेंसिंग वो होती है जब किसी मान लो किसी ओनर को, किसी कंपनी को पेटेंट दिया जाता है किसी दवाई का, किसी चीज़ का, और उसके पेटेंट ओनर से पूछे बिना उस दवाई को, मान लो कोई मेडिसिन है, उस दवाई को, मेडिसिन को पेटेंट ओनर से पूछे बिना प्रोड्यूस करने की अनुमति दे दी जाए किसी और को, तो ये है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये बताना आपको। सेकंड स्टेटमेंट दे रही है, कह रही है इट इज़ इंक्लूडेड इन द WTO's ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ये WTO का जी एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, क्या वो उसमें इंक्लूड की गई है क्या ये कंपलसरी लाइसेंसिंग? तीसरा कह रहा है इंडिया ग्रांट्स कंपलसरी लाइसेंसिंग फ्रिक्वेंटली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। सेकंड मतलब थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि इंडिया जो कंपलसरी लाइसेंसेज है, कंपलसरी का लाइसेंस देती है इंडिया, वो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार देती रहती है। इंडिया कंट्री है, बार बार कंपलसरी का लाइसेंस किसी को भी प्रोवाइड करती रहती है, किस लिए? ताकि जेनेरिक ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है जी ये 1, 3, 1, 2, 2 ओनली, या फिर आपका ऑल करेक्ट है, बताओ जी। पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखो जी, पहला बिल्कुल सही है, कंपलसरी लाइसेंस इसी को बोलते हैं जब मान लो कोई मेडिसन है, ये ए मेडिसन है, इसको कोई कंपनी M कंपनी प्रोड्यूस करती है और इसको पेटेंट मिला हुआ है, पेटेंट होता है जी 20 साल के लिए, उसे पेटेंट मिल जाता है कि अब 20 साल तक उसे कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, ए ही कंपनी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इस कंपनी ने ये डेवलप की है, M कंपनी ने, तो इसको पेटेंट मिल गया। और कंपलसरी लाइसेंस होता है जब मान लो कोई कंट्री अलाउ कर दे बिना पेटेंट ऑनर के पूछे हुए, मान लो ये AM कंपनी ने बनाई है ये, और इसे पेटेंट मिल गया 20 साल के लिए, और इससे पूछे बिना कोई, मान लो इंडिया कंट्री, मान लो इंडिया बिना पूछे M कंपनी से और अपनी कंट्री में किसी और कंपनी को परमिशन दे दे कि तुम इसे ग्रो करो, तो इसी को बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। सेकंड क्या है, ये WTO के ट्रिप्स में इंक्लूडेड है। हाँ, WTO का रूल है जी एक ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें ये प्रोविज़न है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है कोई कंट्री, कब? जब मान लो बहुत ज़रूरत हो, या तो दवाई बहुत महंगी हो, जो कंपनी M कंपनी प्रोड्यूस कर रही है बहुत महंगी हो, या फिर प्रोडक्शन कम कर रही हो ये और ज़्यादा ज़रूरत हो दवाई की, या फिर बहुत पुअर पीपल रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत महंगी दवाई को, तब कंट्री कोई भी कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी और कंपनी को दे सकती है। तो ये एक सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरी बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली इंडिया बार बार नहीं देती है जेनेरिक ड्रग का, ये एक बार दिया था फर्स्ट टाइम पहले दिया था 2012 में। किस लिए दिया था? एक बेयर कंपनी है, वो कैंसर की दवाई बनाती थी, कैंसर की बहुत महंगी दवाई बनाती थी कैंसर की,
जो लगभग हज़ारों में कीमत थी उसकी एक टैबलेट की। तो इसको इसका लाइसेंस दिया था कैंसर की दवाई के लिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग दी थी इंडिया ने 2012 में, 2012 में फर्स्ट टाइम। तो ये फ्रिक्वेंटली बार बार इंडिया नहीं ग्रांट करती, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत है हमारा और बी आंसर हो जाएगा, 1 2 गलत सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव बीन ऑब्जर्व टू डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है जो हमारी, जो ओजोन लेयर पता है ना आपको, ये अर्थ है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर में उसकी लेयर होती हैं। ये टोपोस्फेयर होती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये मीजोस्फेयर होती है, फिर आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आपकी ये 4th लेयर है। 4 नाम से जानते हैं, आयनोस्फेयर भी इसी को बोलते हैं, एक्सोस्फेयर भी, थर्मोस्फेयर भी। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें ओजोन पाई जाती है, O3 गैस, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय कैसे होता है ये बताना आपको। पोलर वर्टेक्स से होता है क्या ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय, या हायर देन यूजुअल टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जब स्ट्रेटोस्फेयर में यूजुअल टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई हो तब होता है क्या। थर्ड बोल रही है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स दैट रिएक्ट विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड होते हैं, बादल बनते हैं, उनसे होता है क्या इसका डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर का, क्योंकि वो CFC से रिएक्ट करते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है, फर्स्ट 1 3 या ऑल या 2 3, बताओ जी। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, पोलर वर्टेक्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये क्या है, पोलर वर्टेक्स लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में और टोपोस्फेयर के अपर पार्ट में। तो ये क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है ये भी, और जो CFC से जो गैस होती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर उससे रिएक्शन होती है जिससे ओजोन का डिप्लीशन होता है। जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, O2 अलग, O अलग, तो ओजोन फिर उसका डिप्लीशन होता है, घटती है, डिप्लीशन का मतलब घट जाती है। तो पोलर वर्टेक्स से डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन हायर टेम्परेचर से नहीं होती वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड भी सही है जी, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में वो CFC से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपकी O2 O3 टूट जाती है, ये 2 बन जाते हैं इसके, और किसी और जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं इसके जो एटम होते हैं। तो थर्ड भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 B। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका मैंने ब्लैक सी करवाया था, कैस्पियन सी करवाया था, ये 2 मिनट की क्लास है जी, अच्छे से करवाया है। कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ब्लैक सी कैस्पियन सी से, कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, ये सिर्फ 2 मिनट के लेक्चर हैं, आप जाकर से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके जहाँ पे लिखा हुआ है ना डेली करंट अफेयर, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी की लिंक दी हुई है, वहाँ से जा सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में भी जा सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, करंट विद GS चैनल में जाके, अगर आपने नहीं देखा तो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, बताना आपको। रसिया बॉर्डर्स बोथ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है रसिया दोनों ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों से बॉर्डर लगता है रसिया का। सेकंड बोल रही है जॉर्जिया बॉर्डर्स ओनली ब्लैक सी, जॉर्जिया का बॉर्डर सिर्फ ब्लैक सी से लगता है, कैस्पियन सी से नहीं लगता। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है जी, बताओ। 1 ओनली 2 दोनों या दोनों गलत। देखो जी दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। रसिया का बॉर्डर ब्लैक सी से भी लगता है, कैस्पियन सी से भी, और जॉर्जिया का ब्लैक सी से लगता है केवल। ये देखो मैप में आप, ये है जी आपका कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, ये आपका रसिया का देखो ब्लैक सी से भी और कैस्पियन सी से भी बॉर्डर लग रहा है। लेकिन जॉर्जिया का क्या है, सिर्फ ब्लैक सी से लगता है, बीच में इधर आता है अजरबैजान और रसिया आ जाते हैं, कैस्पियन सी से इसका नहीं लगता बॉर्डर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, नेक्स्ट है जी इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद सेवरल सॉवरेन कंट्रीज, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बॉर्डर इट शेयर विद इंडिया। ये कह रहा है जी इंडिया बहुत सारी कंट्रियों से बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर लगाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से लंबा बॉर्डर है ये बताना आपको, फिर घटते हुए क्रम में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे मान लो जैसे इंडिया लगाता है नेपाल भूटान से, सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर किस कंट्री से लगता है, फिर उससे कम किस कंट्री से, ये बताना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके ऑप्शन है जी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये हैं जी आपके ऑप्शन। बताओ जी सबसे ज़्यादा, पहले एक ही आपको पता लग गया होगा, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगाता है इंडिया, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर,
4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है। इतनी लंबी बॉर्डर एरिया सीमा लगी हुई है इंडिया की बांग्लादेश से। तो उससे कम कौन सी है ये बताना आपको, कौन कौन से ऑप्शन है। देखो जी, सबसे ज़्यादा लगी हुई है बांग्लादेश से 1, फिर लगी हुई है, फिर चाइना है हमारा 3, फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान 2, फिर उसके बाद आता है अपना नेपाल, फिर आ जाएगा 4, फिर भूटान 5 और फिर अफ़गानिस्तान 6। तो 1 3 2 4 5 6 किस में है? 1 3 2 4 5 6 ए में है जी, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट कह रही है अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद ओनली भूटान, म्यांमार, चाइना। ये कह रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश हमारा स्टेट है इंडिया का, वो केवल और केवल भूटान, म्यांमार और चाइना से बॉर्डर लगाता है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगता है। सेकंड बोल रही है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है 2 स्टेट से, असम और मणिपुर से। थर्ड बोल रही है अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व एंड कामलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिचुएटेड है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के और कामलांग। तो आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, ये बताना है आपको। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल सही है, इसका भूटान, म्यांमार और चाइना से बॉर्डर लगता है। लेकिन सेकंड गलत है, इसका असम से तो बॉर्डर लगता है, मणिपुर से नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने सेकंड ही काट दिया ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। जिन जिन में सेकंड है उसे काट दो, फर्स्ट कट गया, थर्ड कट गया, फोर्थ कट गया, बी बचा बस, बी आपका आंसर हो गया। पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर देख लो कहाँ कहाँ पे लगता है। ये देखो जी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसका बॉर्डर देखो चाइना से लग रहा है, इधर भूटान से लग रहा है, और ये म्यांमार है, इधर म्यांमार से भी लग रहा है, और नागालैंड से लग रहा है, बीच में नागालैंड आ जाता है मणिपुर के, तो मणिपुर से बॉर्डर नहीं लगा था। नागालैंड से लगता है, असम से लगता है, 2 स्टेट से लगता है, नागालैंड असम से, इंडिया के। तो आज के क्वेश्चन हुए ख़त्म। आज का लेक्चर इतना ही था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर द लेक्चर एज फॉर एज पॉसिबल, जितना आप कर सको शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं जी।